बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले आज बात करते हैं सरहद पार यानी पाकिस्तान की, जहां पर काफ़ी सियासी उथल पुथल काफ़ी वक्त से नज़र आ रही है। लेकिन कल जब पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इलेक्शन थे और सेनेटर के इंतखाब के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बल्कि पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार थे, और उनके मद्देमुकाबिल जो पीटीआई यानी इमरान खान की जो पार्टी है उनके उम्मीदवार थे। दोनों के दरमियान काफ़ी दिलचस्प मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले में पीपीपी या पीडीएम के उम्मीदवार जो मुश्तरका उम्मीदवार थे यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि पाकिस्तान के साबिका वज़ीर आज़म भी है, वो वहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं। और इस चुनावी जीत के साथ ही काफ़ी जो सियासी उथल पुथल है वो वहाँ पर मच गई है। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जो मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इमरान खान की जो जमात है, काफ़ी तनकीद होना शुरू हो गया है, और उसके बाद सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो कौमी असम्बली में इमरान खान को 181 उम्मीदवारों का 181 जो मेंबरान हैं उनका एतमाद हासिल था, तो इस तरह से उनका ही उम्मीदवार वहां पर जीत हासिल करना चाहिए था। लेकिन वहां पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने 169 वोट हासिल किए, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार सिर्फ 164 वोट लेने में कामयाब हो गए। इस तरह से यहां पर 7 वोट जो है वो रद्द भी हो गए हैं। लेकिन इस सब के बीच यही देखने वाली बात है कि ये 20 वोट कहाँ तो गए कहाँ, क्योंकि जो पीटीआई के पास 181 का जो नंबर था, आखिर वो 181 वोट क्यों नहीं मिले। और जब ये सूरत हाल यहाँ पर बनी तो उसके बाद अपोजिशन या पीडीएम या जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी है, फजलुर रहमान है, और उसके साथ साथ जो बिलावल भुट्टो की जमात पीपीपी है, उनकी जानब से भी मीटिंग हुई है। और एन यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अब यहाँ पर अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कौमी असम्बली में लाई जाएगी, और अदम एतमाद के हवाले से अब इमरान खान को अपनी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब ये अंदाजे होना शुरू हो गए और इस तरह से बयानात भी आने शुरू हो गए, और उसके बाद जो अपोजिशन जमात है उनकी जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई है, और उसमें बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को मॉरल ग्राउंड्स पर यानी इखलाकी ग्राउंड्स पर अब उन्हें मुस्तफ़ी होना चाहिए, क्योंकि असम्बली में कौमी असम्बली में उन्हें अब जो सेनेटर्स है या जो वहाँ के मेंबरान हैं उनका एतमाद हासिल नहीं है, क्योंकि कल के इलेक्शंस ने यह साबित कर दिखाया है कि उन्हें अब एतमाद हासिल नहीं है अपनी असम्बली में जिसमें वो वज़ीर आज़म बन के आए थे। लेकिन उसके बाद ये चैलेंज इमरान खान ने एक बार फिर ले लिया, और उनने इससे पहले कि अपोजिशन पार्टीज़ ये मुतालबा करती और बाज़ाब्ता तौर पर अदम एतमाद जो है वो कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ लाती, तो इमरान खान ने ख़ुद ही ये कहा कि वो अदम एतमाद के लिए अपना एतमाद का जो वोट है वो हासिल करने के लिए तैयार है। और इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी, जो कि खारजा वज़ीर है और उससे इमरान खान का सबसे करीबी तस्वुर किया जाता है, उनकी जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने यही कहा कि इमरान खान इस चैलेंज को कबूल करते हैं और अब ओपन बैलेट में वो कौमी असम्बली में एतमाद का वोट हासिल करेंगे, क्योंकि अगर वाकई कौमी असम्बली में उन्हें मुकम्मल एतमाद सेनेटर्स का या मेंबरान का हासिल नहीं है तो उन्हें फिर यहाँ पर रहने का कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि ये वही इमरान खान है जब वो क्रिकेट खेलते थे, और क्रिकेट में जब बॉलिंग करते थे तो एक प्लेयर जब उसने आउट किया था और आउट करने के बाद अंपायर ने भी उससे आउट करार दिया, लेकिन मज़कूरा खिलाड़ी ने आउट होने से उन्होंने इनकार किया था क्योंकि उन्हें शक था। लेकिन इमरान खान वो खिलाड़ी थे जिन्होंने उसे मौका दिया था कि वो फिर खेले, लेकिन खेलने के बाद अगली ही बॉल पर फिर से बॉल किया, और उसके बाद उन्हें कहा कि आप जा सकते हैं क्योंकि अभी आप आउट हैं, अभी आपको शक नहीं होना चाहिए। और इसी तरह इमरान खान यहाँ पर भी वही खेल खेलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगरचे सेनेटर के इंतखाब के हवाले से उन्हें एतमाद उनकी पार्टी को नहीं मिला है, लेकिन वज़ीर आज़म को खुद यह एतमाद है कि वो अपना एतमाद का वोट हासिल कर सकते हैं। अब नज़रें कौमी असम्बली पाकिस्तान पर है कि कब यहाँ पर असम्बली सजेगी और कब वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, वो बाद में ही देखा जा सकता है। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान के अंदर सियासत आजकल सर चढ़कर बोल रही है।
चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं आकिब भट्ट की, जिनका ताल्लुक श्रीनगर के बरजुला बागात से है और उनकी लाश दिल्ली में एक कमरे के एक फ्लैट के अंदर लटकी हुई पाई गई है और उसके बाद आज उसकी जस्द खाकी को कश्मीर लाया गया और यहाँ पर अपने आबाई मकबरे में उन्हें सुपर्द खाक किया गया। लेकिन जो ही उसकी लाश उनके आबाई इलाके पहुंचाई गई तो यहाँ पर सफ़े मातम बिछ गई, क्योंकि आकिब भट्ट दिल्ली के अंदर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे और उसके बाद एक फ्लैट में रह रहे थे और उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे जो कश्मीर के नहीं थे बल्कि एक जो है मुंबई का बताया जा रहा है, और उसके साथ साथ एक लड़की जो थी वो भी माना जा रहा है कि जम्मू से उनका ताल्लुक है, कश्मीरी पंडित है और माना जा रहा है कि ये तीनों वहाँ एक फ्लैट पर रह रहे थे। लेकिन जो ही उसकी लाश यहाँ कश्मीर लाई गई तो फिर हमारे साथी सईद इरफान फाजिल ने उनके वालिद के साथ बात की और उनके वालिद का मानना है कि ये मौत फांसी नहीं बल्कि उनको फांसी दी गई है। उन्होंने उसे पुरअसरार कत्ल जो है करार दिया है और उनका मानना है कि इसमें एक लड़की का भी हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस इस मामले को बड़ी बारीकबीनी के साथ देख रही है और पुलिस इस मामले को लेकर हतमी नताइज पर अभी भी पहुंची नहीं है, क्योंकि इस शख्स का जिसका इंतकाल हुआ है आकिब भट्ट, उसका पोस्टमार्टम भी किया गया है और माना जा रहा है कि अभी तक उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है नहीं आया है। लेकिन फैमिली यानी लवाहिकीन की क्लेम है कि उसका कत्ल किया गया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मामले की बारीकबीनी से तफ्तीश की जाए और जो भी इस मामले में मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी जाए। मज़कूरा जो लवाहिकीन है उनके साथ हमारे साथी इरफान फाजिल ने बात की, उन्होंने क्या कहा आइए देखते हैं। इसको मारा है वहाँ पे, जो इसके रूम पार्टनर है उन्होंने इसको मार डाला है। ये कब से वहाँ जॉब कर रहे थे आकिब? ये तीन महीने से पहले भी ये वहाँ थे, लेकिन अब फिर वापस आए, फिर 3 महीने के बाद ये वापस यहाँ से गया। अभी नए सरे से 3-4 महीने से वहीं पे था। आपको कब पता चला? हमें परसों शाम को ये पता चला। कैसे? मुझे एक लड़के ने फ़ोन किया जो इसका रूम पार्टनर है, उसने कहा मेरी चचेरे भाई की शादी है, वो बम्बई का है जी। उसने मुझे 10 बजे रात को फ़ोन किया, ठीक, कहा इसकी डेथ हो गई है। अब आपको लगता है कि इससे किसी पर शक वगैरह कुछ है? शक है, इसमें एक लड़की भी इन्वॉल्व है, वो पंडित की लड़की है, जम्मू की है। तो वो वहाँ जॉब करते थे? हाँ, उस लड़के ने मुझे बताया, बोला मैंने उसका कहा इस लड़की को कैसे आपने यहाँ रखा जी। उसने कहा 6 महीने से यहाँ हमारे यहाँ पे थी जी। तो इसको घर वालों ने निकाल दिया है। मैंने कहा जब इसको घर वालों ने कहा उसने कि इसके भाई और इसके बहन इसके साथ बात नहीं करते थे जी। तभी हमने इसको यहाँ पे, मैंने कहा आपने कैसे रखा? एक लड़की के साथ तभी भाई और बहन बात नहीं करेंगे जब वो ठीक नहीं होगी। अगर मेरे बेटे ने इसको बोला यहाँ से निकलो तो 1-2 घंटे के बाद इसने लड़के 2 मंगवाए हैं। इस लड़की ने, इसी ने फ़ोन किया बम्बई उस लड़के को। सारा खेल इसी लड़की का है। मेरे बेटे ने इसको बोला यहाँ से निकलो जब तक वो बम्बई से वापस नहीं आएगा। जो इस फ्लैट का ऑनर है उसका जो बेटा है वही रहते थे। एरिया का नाम, जगह का नाम क्या नाम है उसका? जंगपोरा, NHB में, उसी में थे ये जी। अब अगर उस लड़की ने वो निकली वहाँ से, उसने उस लड़के को कहा कि मैंने फिर लड़के 2 मंगवाए, इसने खुद को लटका दिया था, तो पुलिस को कहना था। जब लड़के 2 उसने पंजाब फ़ोन किया हुआ है, पंजाब से किसी ने फ़ोन किया दिल्ली में, वहाँ से उसने लड़के 2 बेचे हैं। आपकी बेटी की उम्र क्या थी? उसकी उम्र 28 साल की थी। इसका मर्डर किया, उसमें सादा हाथ इसी लड़की का है। तो पुलिस की रिपोर्ट जो दिल्ली से आई वो क्या आई? पुलिस की रिपोर्ट अभी हमने देखी नहीं है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उन्होंने कहा 10 दिन के बाद आएगा। सरकार से मैं यही कहूँगा कि इसकी मतलब पूरी तहकीकात हो। मैं आकिब का कज़न हूँ। मैं एक्चुअल पोजीशन पे गया था रात को, जब मुझे फ़ोन आया जी। मैं 1 बजे रात को वहाँ पे पहुँचा जी। तो जब मैंने देखा तब उस टाइम इंक्वायरी चल रही थी, एक लड़की अंदर थी, उसके साथ इंक्वायरी चल रही थी। और उसके बाद मैंने पुलिस ऑफिसर से वहाँ पे बताया कि आप इस लड़की के जो फ़ोन है ये छीनिए, लैपटॉप छीनिए। तो उनके साथ कोई ना लैपटॉप छीना ना फ़ोन छीना और ना उसको अरेस्ट किया। और 2 लड़के उसमें थे, उनको भी अरेस्ट नहीं किया। आप मतलब उस वाक़ा पर वहाँ पहुँचे? मैं तो कैसी सिचुएशन थी? मतलब जो आपके कज़न थे, क्या उस वक्त उनकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी? नहीं, फैन ऊपर से, फैन में ना दुपट्टा लटका हुआ था। लटका के थे। और हम जब प्रेजेंट पोजीशन में पहुँचे तो कैंची उठाई थी इस लड़की ने, उसने वो दुपट्टा काट के
मैंने कहा ये कैसे गिर गया आप नीचे, कहा मैंने ये कैंची से काट दिया। वो इनका रूम और उनका रूम अटैच में है। अच्छा, क्या हाँ, ये ये एक साथ- इसके साथ में एक फ्रेंड था, वो मुंबई का, उसका नाम दानिश है। तो क्या ये जॉब एक साथ करते थे सब लोग? दानिश नहीं, दानिश और ये आपस में फ्रेंड है, वो नहीं, वो तो अलग है। लेकिन जब हम वहाँ पे पोजीशन पे पहुंचे तो ये दोनों साथ में थे। इस वक्त बागात के इलाके में मौजूद, और बागात के इलाके में ये खौफनाक जो वाक़ा है वो पेश आया है। आपने देखा कि किस तरीके से अब्दुल रशीद भट्ट साहब के जो बेटे हैं आकिब, जिसकी ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो इनका मानना है कि उनका मर्डर हुआ है, जो कि दिल्ली में जॉब करते थे। वहाँ पर एक बात ये भी है कि पुलिस की तरफ से जो नोट आया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें तकरीबन 8-10 दिन लगेंगे, और फिलहाल इनकी ख़ास तौर पर सरकार वालिहाना अपील ये है कि गवर्नर इंतजामिया से कि खुसूसन इस मामले की पूरी तरह से तहकीकात की जाए, और तहकीकात के साथ साथ जो इनका इंसाफ है वो मिले। वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार और समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, कश्मीर। नाज़रीन, कोविड के खिलाफ जंग लगातार जारी है और इस हवाले से भारत में जो वैक्सीन बनाई गई है वो मरहलावार तरीक़ों से अब आवाम को दी जा रही है। लेकिन आज जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने भी ये वैक्सीन लिया है और जम्मू के मेडिकल कॉलेज में उन्हें ये वैक्सीन दिया गया है। और इस मौके पर उन्होंने अमले का भी शुक्रिया अदा किया और जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है उनका भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने यानी मनोज सिन्हा ने लोगों से अपील की है कि वो डर और खौफ महसूस ना करे, बल्कि जो हिंदुस्तान के अंदर ये वैक्सीन बनाई गई है इस पर भरोसा करे और अपने वक्त पर अपनी बारी पर इसका इस्तेमाल करे, ताकि कोविड का मुकाबला ज़मीनी स्तर पर किया जा सके। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। जम्मू मेडिकल कॉलेज में मैंने कोविडशील्ड वैक्सीन लिया है कोरोना के लिए, और मुझे लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं लगा वैक्सीन लगी। और मेरा निवेदन होगा जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से जो इस श्रेणी में आते हैं कि शीघ्र वैक्सीनेशन लेने का कष्ट करें, और ये पूरी तरह सुरक्षित है। देश के वैज्ञानिकों पर और आविष्कारकर्ताओं पर हम सबको भरोसा है। मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने भारत को इस मामले में सक्षम बनाया है। वैक्सीन आवश्यक है, और मुझे लगता है कि भारत जैसे बड़े देश में जो लोग इस श्रेणी में उन्हें स्वतः आगे आकर के वैक्सीनेशन कराना चाहिए। प्रशासन ने यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की है, और मुझे लगता है किसी को इसमें कोई संदेह न रखते हुए आगे आकर के वैक्सीनेशन के काम को पूरा करना चाहिए। और जो SOPs बताए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद भी, उनका भी पालन उसी तरह हमें करने की आवश्यकता है। चलिए नाज़रीन, अब बात करते हैं हिंदुस्तान की ही, लेकिन हिंदुस्तान का जिक्र अमेरिका में कैसे है यही आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक निजी इदारा या हम कहेंगे कि एक NGO है जो हर साल अपना डेटा किसी भी मुल्क के हवाले से तैयार करता है कि वहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल राइट्स या उसके साथ साथ सिविल लिबर्टी कितनी है, उस हवाले से न सिर्फ वो एनालाइज करते हैं बल्कि अपनी रिपोर्ट भी जारी करते हैं। और भारत से मुतलिक आज जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें यही बताया गया है कि भारत के अंदर सिविल लिबर्टी के साथ साथ जो पॉलिटिकल राइट्स है उन्हें छीना गया है, और मोदी सरकार पर इल्ज़ाम लगाया गया और यही कहा गया कि इस दौरान ज़्यादातर जो आवाज़ें हैं उन्हें खामोश करने की कोशिश की गई है। और उसके साथ साथ मीडिया और स्टूडेंट्स के साथ साथ जो NGOs मुख्तलिफ काम कर रही हैं उन पर शिकंजा कसा गया है। और इस तरह से जो इंडेक्स दिखाया गया उसमें भारत का नंबर पहले 70 था यानी 70 था, लेकिन अब ये 67 हो गया यानी 67 हो गया। तो इस तरह से उनका मानना है कि जो भारत है जो खासतौर पर साल 2014 के बाद और उसके साथ साथ 2019 के बाद इसमें काफ़ी शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है। और इस तरह से वहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या जो पॉलिटिकल राइट्स है या सिविल लिबर्टी है उस पर कहीं ना कहीं कार्य ज़र्ब है। और इस वजह से यही बताया गया है कि अब इस इंडेक्स में भारत का मकाम पिछले मुकाबले में कम हो गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर लोग किस नज़र से इसको देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ के पॉलिटिकल क़यादत से भी बात करनी है, क्योंकि उनका क्या मानना है। अली मोहम्मद सागर के साथ हमारे साथी फिरदौस ने बात की और उसके साथ साथ उन्होंने अवाम के साथ भी बात की, उनका क्या नज़रिया है इस रिपोर्ट पर, आइए आपकी नज़र करते हैं। नहीं, हमारी जो ज़ाती ओपिनियन है वो तो हम वक्तन फ़वक्तन कहते हैं। जो ह्यूमन राइट्स का जो मसला आ जाता है, जहाँ तक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का है, वहाँ तो मुल्की सतह पे हिंदुस्तान का जो हुकूमत है उनको इसका जवाब देना चाहिए, उनको देखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक रियासत जम्मू कश्मीर का है उसके लिए हम आवाज़ वक्तन हमारी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाज़ उठाती है। जहाँ भी ज्यादतियाँ हो रही है
ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है और रहा है हमेशा एक मसला। तो उस सिलसिले में उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ कुछ खामियाँ यहाँ हैं उनको देखना है, गवर्नमेंट को देखना है, वो ज़्यादा देर लोगों को दबा नहीं सकती है। तो उसके लिए एक लाई अमल है, एक रास्ता है, उसको अपनाना चाहिए। लोगों की जो शिकायत हैं, आप गंद के बलबूते पर या किसी और बलबूते पर लोगों को ताकते बलबूते नहीं दबा सकते। हर किसी की आवाज़ सुननी है। वाकई तौर ऐसे हालात हो जाते हैं जब किसी मुल्क में ऐसी बदअमनी फैल जाती है तो उसे छुपाने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लगता है कि एक आम इंसान जो है, जिसे कहा जाता है कि आप किसी के सामने भी बात करो लेकिन वो अपनी बात कह नहीं पाता है, उसे एक खौफ सा तारी रहता है पीछे से कि कहीं मैंने अगर सच्चाई बयान कर दी तो कल को पता नहीं मुझे किन हालात का सामना करना पड़ेगा। इस बात को मैं मानता हूँ कि उनकी रिपोर्ट बहुत हद तक सही है। बहुत ऐसे हालात वाक़ात हुए। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे दफ़ा 370 और 35A के बाद जो हालात यहाँ पे वादी कश्मीर में हुए, वो हालात इस बात की अक्कासी करते हैं कि यहाँ की आवाज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दब गई। वजूहात यही है कि एक खौफ सा तारी रहता है यहाँ वादी कश्मीर में लोगों को। आवाज़ जब तक आप दबाने की कोशिश करेंगे तो एक टाइम आता है ये उभरती है, और जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। जो गुज़िश्ता कई बरसों से, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 6 बरसों से यहाँ पे हो रहा है, जो मतलब जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान में, उसका रद्द-ए-अमल कई इदारों ने दुनिया भर में दिया है, जो छोटे बड़े इदारे हैं। लेकिन अभी सरकारी सतह पर देखना होगा कि वज़ार दफ़ा में इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। जम्मू कश्मीर SRTC के साथ जो वाबस्ता लोग हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनकी जानब से आज श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने कोविड के दौरान तनदीही से काम अंजाम दिया है, ताहम अभी भी उन्हें 5 महीने की जो तनख्वाहें हैं वो वागुजार नहीं हुई है। उन्होंने तनख्वाहें वागुजार करने के साथ साथ मुस्तकिली के हवाले से भी मुतालबा दोहराया है। इस वक्त मुलाजमीन SRTC पिछले 5 महीनों की तनख्वाहों से महरूम है। 6ठा महीना चल रहा है और हम काम कर रहे हैं। हमने कोविड में काम किया, हमने डॉक्टरों को, पैरामेडिकल को, आवाम को, कोविड पेशेंटों को, यहाँ तक कि जो बैरूनी रियासत लोग फंसे हुए थे उनको लाने के लिए हमने अपने ड्राइवरों की ज़िंदगी को रिस्क में डालकर हमने वहाँ उनको भेजा और वहाँ से लोगों को लाया। गर्ज कि कोविड में भी हमने काम किया 24 घंटे, जबकि सरकार ने ऐसे मुलाजमीन की तनख्वाह भी वागुजार की जिन्होंने काम ही नहीं किया कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। लेकिन SRTC एक ऐसा महकमा है बाकी महकमों के साथ जिसने 24/7 काम किया कोविड के बावजूद। उसके बावजूद भी 5 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं है। हमारे कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की, पिछले 10-10, 11-11 साल से वो अभी तक पक्के नहीं हो रहे हैं। उनके रेगुलराइजेशन का मसला है। हमारे मुलाजमीन यहाँ से रिटायर हो गए, पिछले 2 साल से उनको कोई एक फूटी कोड़ी नहीं मिली है, जबकि उन्होंने अपनी जवानियाँ यहाँ पे सर्विस की है, अपनी जवानी निशावर की है इस कॉरपोरेशन के लिए, अवामी खदमत के लिए। हम सरकार से कहना चाहते हैं विद फोल्डेड हैंड्स, हम टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हो। अगर आप लोगों ने 8 तारीख तक हमारे मसले हल नहीं किए, अगर हमारी तनख्वाहें वागुजार नहीं हुई, अगर हमारे कंसोलिडेटेड मुलाजिम पक्के नहीं हुए, अगर दीगर मामला तय नहीं हुए, तो 8 तारीख को हम फिर से जलसा करेंगे। एक रैली होगी जम्मू में भी, श्रीनगर में भी। 9 तारीख को काला दिवस मनाएंगे, हम ब्लैक डे मनाएंगे। तमाम इमारतों पे RTC के काले झंडे होंगे, तमाम बसों पे काले झंडे होंगे और मुलाजमीन साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद में 10 और 11 तारीख को 2 दिनों की हड़ताल होगी। अगर उसके बाद भी सरकार ने कोई मामला तय नहीं किया तो सारे मुलाजमीन के साथ मशवरा करके शायद हम फिर इंडेफिनिट स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। उधर शोपियां में आज महकमा PDD में काम करने वाले डेलीवेज और कैजुअल मुलाजमीन ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि अगरचे वो तनदीही के साथ अपना काम अंजाम दे रहे हैं, ताहम उन्हें अभी तक भी मुस्तकिल नहीं किया गया है। मुस्तकिली की मांग उनकी बहुत पुरानी है, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि कई सारी महीनों की जो वेज है वो भी अभी भी पेंडिंग है, लेकिन हुकूमत है या महकमा है कि उनकी अदायगी अभी तक भी नहीं की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ौरन से पेशतर उनकी जो वाजिबुल अदा रकूमात हैं या वाजिबुल अदा जो तनख्वाहें हैं उन्हें अदा किया जाए और साथ ही साथ उन्हें महकमे में मुस्तकिल किया जाए। प्रोटेस्ट पर हम इसलिए है कि
2019-14 जनवरी को एक डीपीसी हुई थी। उस डीपीसी में उनको डिलीवरीज को रेगुलराइज करने थे, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमें ये समझ में नहीं आता है कि 2 साल तक उन्होंने उस डीपीसी के आर्डर्स इजरा क्यों नहीं किए गए। या हम ये एहतजाज करने पर इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि चीफ साहब ने हमारी उस फाइल को रोहित कंसल को भेज दी थी। 2 साल के बाद उन्होंने इस फाइल को GAD को रवाना किया है। ये तो मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिले टैक्टिक्स है। वो हम डेलीवरीजरों के साथ, हम गरीब डेलीवरीजरों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हम आपके माध्यम से PDD एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा मसला हल नहीं किया तो हम इस एहतजाज में शिद्दत लाएंगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नमेंट और PDD एडमिनिस्ट्रेशन पर आई। इधर नौगाम श्रीनगर के लोगों ने भी आज एहतजाजी मुजाहरा किया और इस पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि अगरचे सरकार ने यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क़याम अमल में लाया और उसके बाद मुख्तलिफ मशीनरी भी यहाँ पर इंस्टॉल की है, लेकिन इस मशीनरी को चलाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। उनका मानना है कि ये मशीनरी यहाँ पर बेनतीजा है और बेफ़ायदा है, और साथ ही साथ उनका मानना है कि यहाँ पर डॉक्टरों की भी जो तैनाती होनी चाहिए थी वो भी उस लेवल की नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर कुछ फीमेल डॉक्टर्स को रखा गया, फीमेल स्टाफ को रखा गया है जिनसे ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस हॉस्पिटल को मुकम्मल अमला फराहम किया जाए ताकि मकामी लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम हो सकें। जहाँ तक हमारी शिकायत का मामला है, हम जानना चाहते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से कि टाइमिंग क्या है इनकी। अगर टाइमिंग है 10 to 4, चलो 3:30 रखेंगे, लेकिन 2 बजे के बाद यहाँ पर होता ही कोई नहीं है। वाक़ा ऐसा हुआ कि कल यहाँ पर एक पर्सन कैम हियर टू फॉर द इंजेक्शन एंड यहाँ पर था ही नहीं कोई, तो वो यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया जो कमेटी है उनके पास गया और उन्होंने शिकायत की कि यहाँ पर ये मामला क्या हो रहा है। तो वो यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर दिस सेंटर वाज लॉक्ड, टोटली लॉक्ड। सो अगर यही करना, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी है USG अल्ट्रासाउंड, उसके लिए कोई आदमी नहीं है, लेबॉर्ट्री है उसके लिए भी कोई नहीं है, तो तीसरा है यहाँ पर एक्सरे मशीन भी है उसके लिए भी कोई नहीं, तो रखा क्यों है वो मशीन यहाँ पर। सो हमारी मांग ये है कि अगर यही मामला है तो इसको बंद करो यहाँ पर। वी आर अपील टू द गवर्नर ऑफ द J&K, प्लीज़ इंटरवेंस इन दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल सो डैट वी कुड लिव हियर कंफर्टेबली। उधर पट्टन से ये शिकायतें आ रही हैं कि पट्टन में कुछ जो सरकारी स्कूल वहाँ पर कायम किए गए हैं, वहाँ पर जो स्कूल है, कुछ स्कूल जो है वो प्राइवेट बिल्डिंग्स में रेंट पे काम कर रही हैं, वहाँ पर चल रही है। लेकिन सितमज़रीबी की बात यह है कि सरकार उसका रेंट जो है अदा नहीं करता है, बल्कि उसका रेंट टीचर्स को ही देना पड़ता है। क्या वाकई ये सही बात है? और उनका ये भी मानना है कि यहाँ पर कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर रोल कम है लेकिन असातिज़ा ज़्यादा है, जिन स्कूलों में रोल ज़्यादा है वहाँ पर असातिज़ा कम है। उन्होंने मुतालबा किया सरकार से कि एक जो रेंटेड बिल्डिंग्स है उनको शिफ्ट किया जाए दूसरी जगहों पर या मर्ज किया जाए ताकि असातिज़ा की ज़रूरत जो है वो भी पूरी हो सके, और जो वहाँ पर रेंट पे बिल्डिंगें दी गई हैं और उसका रेंट भी असातिज़ा को अदा ना करना पड़े। पटन में इस वक्त 4 मिडिल स्कूल है, जिनमें से मिडिल स्कूल पोशवनी उनकी अपनी बिल्डिंग है और रोल भी अच्छा है। उसके अलावा हमारा तारीखी मिडिल स्कूल जो है पटन में, बॉयज़ मिडिल स्कूल पटन, हिस्टोरिकल के 2 और मिडिल स्कूल जो पटन में है, मिडिल स्कूल नूराबाद और मिडिल स्कूल गोजरी महला पटन, और इसके अलावा 2 प्राइमरी स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल वाटवन और प्राइमरी स्कूल खानदानी महला, जो कि बिल्कुल आप समझ लीजिए कि रेंट बिल्डिंग्स पर अपना काम चला रहे हैं और रेंट देना पड़ रहा है टीचरों को अपने जेब से। बहैसियत रिसोर्स पर्सन हमारी पहुंच जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाडियो साहब तक ही है। जाडियो साहब इन्फॉर्म आला अफसरान को ये कर सकते हैं कि किस तरह से क्या सदबाब कर सकते हैं। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जो आपने सवाल किया है बहुत ही अच्छा है और ये सही भी है। डॉर महला गाट पलाल मक्का प्राइमरी स्कूल को लीजिए आप, 150 से ऊपर वहाँ पर बच्चे ज़ेर तालीम है और सिर्फ 3 टीचर वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी तरह से आप खानदानी महला प्राइमरी स्कूल जो कि पटन में, जहाँ पर जाडियो साहब कल भी गए हैं, वहाँ पर सिर्फ 3 टीचर है और 4 बच्चे हैं। कि हमने जाडियो साहब से बारहा ये गुजारिश की है कि जाडियो साहब कितना अच्छा होता क्या अगर आप उस मिडिल स्कूल को, उस प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल के साथ जाम किया करें और स्टाफ जो है वहाँ पर लगाएं जहाँ पर स्टाफ की नीड है। मिडिल स्कूल के हवाले से हम बात कर रहे थे, अभी वहाँ पर इस वक्त करीबन 50 के करीब तालिब इल्म है और 15 स्टाफ मेंबर्स वहाँ पर है, और वहाँ के कंसर्न हेड मास्टर्स खुद चाहते हैं कि यहाँ पर मेरे जितने भी स्टाफ मेंबर्स है इनमें से अगर जाडियो साहब किसी स्टाफ मेंबर को ट्रांसफ़र या डिप्लॉय भी करे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरा स्टाफ वहाँ पर उतना ही रखे जितना मुझे वहाँ पर ज़रूरत है।
लेकिन कितना अच्छा होता है कि रेंट बिल्डिंग्स पर जो स्कूल चल रहे हैं उनको इस तारीखी मिडिल स्कूल में इंतज़ाम किया जाए और वहाँ पर बच्चे जो ज़ेर तालीम है उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। टीचर ज़हनी अजाब जो है उन्हें 4-4 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है, वो भी ज़हनी अजाब से छुटकारा पाए। आपसे मोतबाना गुजारिश है आपके माध्यम से अगर आप ये हाईलाइट करें ये मसला आला हुकाम तक ये बात पहुँचाए तो मुझे लगता है ये बहुत उम्दा होगा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के तक। उधर एडीसी त्राल शबीर अहमद रैना ने आज पोशत त्राल का दौरा किया, जहां पर उन्होंने एक बिजली स्टेशन की तामीरी काम का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतलकिन पर जोर दिया कि वो इस बिजली स्टेशन को फ़ौरन से पेशतर जो है मुकम्मल करे और उसके बाद इससे आवाम के नाम वक्फ किया जाए ताकि मकामी एक बड़ी आबादी को इससे राहत नसीब हो जाए। काफ़ी टाइम से डिमांड रही है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग रेसिंग स्टेशन है वो लोड हो रहे हैं, विद द रिज़ल्ट कि हमें फ्रीक्वेंटली ट्रिपिंग होती चली आ रही है एंड काफ़ी दिक्कत आ रही है लोगों को। एंड ये हमारा एक और रेसिंग स्टेशन यहाँ पे बनने को था, मुझे लगता है 1-2 साल से इसमें काम शुरू हुआ था, लेकिन काम काफ़ी स्लो हो रहा था। पिछले 5-6 महीनों में डिपार्टमेंट ने काफ़ी तेज़ी से काम किया है, विद द रिज़ल्ट कि हम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे हैं। तो मैंने इनको आज इनसे बात की है एंड इनसे एश्योरेंस ली है कि नेक्स्ट वेडनेसडे तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड पॉसिबली नेक्स्ट वेडनेसडे हम कोशिश करेंगे इसके जो फीडर वर्क है वो भी कंप्लीट हो पाएंगे ताकि हम लोगों को एक बेहतर बिजली दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है यहाँ बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है अक्रॉस सब डिस्ट्रिक्ट त्राल। इसमें हमें यहाँ पे इंशाल्लाह ये एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो पाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि हमारे आरपल में भी काफ़ी दिक्कत थी एंड आरपल में भी हमारा जो PGCL के अंडर एक रेसिंग स्टेशन बनने जाना था, अप्रूव हो गया था पहले, लेकिन फंडिंग की वजह से काम नहीं शुरू हो रहा था एंड उम्मीद है कि इस मार्च के एंड तक उसकी भी काम शुरू हो पाएगी ताकि आने वाले या बाय द एंड ऑफ दिस 2021 आरपल रेसिंग स्टेशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये करीबन 10 MVA है, तो इससे मुझे लग रहा है 5 फीडर्स की कैपेसिटी है एंड 3 फीडर्स फिर में कनेक्ट करा रहे हैं एंड मुझे लगता है खासकर त्राल टाउन हमारा है या चिवा एरिया है, यहाँ पे बजवीन एरिया है, ये कनेक्ट होकर हमें काफ़ी हद तक हमारी फैसिलिटेट हो पाएंगी। साथ ही साथ इसके साथ साथ हमारे और भी जो एग्जिस्टिंग सब स्टेशंस है एंड उनसे भी हमने थ्रू STD प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को भेजा है उनको भी ऑगमेंटेशन करने के लिए। होपफुली आने वाला टाइम मुझे लगता है बेहतर होगा। तो नाज़रीन ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिर को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।